students, today we are going to continue chapter 8 of history, the Mauryan Empire. So first topic is revenue collection. अब मौर्यन एम्पायर में जो पैसा था वो कहाँ से आता था, किन किन सोर्सेज से आता था, उसे कैसे यूज़ किया जाता था, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. We get a lot of information about the Mauryan administration from कौटिल्या's अर्थशास्त्र. हमें बहुत सारी जानकारी जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की वो कहाँ से मिलती है, कौटिल्या के अर्थशास्त्र से. नॉर्थ इंडिया वॉज मेनली एन एग्रेरियन सोसाइटी एट दिस टाइम. और नॉर्थ इंडिया जो थी वो मेनली एग्रेरियन सोसाइटी थी इस समय की. एग्रेरियन सोसाइटी मतलब कृषि समाज, ठीक है, जहाँ पे खेती किसानी होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है. Such, the Mauryan state got most of its revenue from land and agricultural activities. So इसी तरह जो मौर्यन राज्य है उसे अपना ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो किससे मिलता था, ज़मीन से और या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, खेती किसानी से. एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन एट लुम्बिनी. और जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोकन लिखावट जो है लुम्बिनी में, वो मेंशन करती है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को कलेक्ट करने के बारे में. जैसे कि बाली और भागा जो थे वो कुछ टैक्स थे जो कि उस टाइम पे कलेक्ट किए जाते थे. भागा कुड बी 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. भागा जो होता था वो 1/4 से 1/6 होता था प्रोडक्शन का, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का उसका 1/4 या 1/6 हिस्सा जो है वो एज अ टैक्स दिया जाता था. टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय ऑफिशियल्स फ्रॉम फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा. और जो टैक्सेस थे वो ऑफिशियल्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, किससे, फार्मर्स से, कल्टिवेटर्स से, ट्रेडर्स से, क्राफ्ट्समैन से. नेक्स्ट, resources were also collected from conquered areas that were not under direct administration of the state. और कुछ resources जो साधन थे वो जो कैप्चर्ड एरिया, कॉन्कर्ड एरिया होते थे, जिन पे उन्होंने जीत हासिल की हो या जिनको छीनने की कोशिश कर रहे हों, उन एरियाज से कलेक्ट किया जाता था जो कि उनके राज्य के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, मतलब डायरेक्टली वो उस राज्य पे रूल नहीं कर रहे होते थे. These were usually forested areas and provided products like timber, elephants, semi-precious stones, etc. और ये ज़्यादातर जंगली एरियाज़ होते थे जहाँ पे जंगल होता था, जो कि उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे, टिम्बर, एलिफेंट्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स. माइनिंग ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड आयरन वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ. और गोल्ड की माइनिंग, कॉपर की माइनिंग और आयरन की जो माइनिंग थी ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था वेल्थ का, पैसे आने का. सम ऑफ हिज रेवेन्यू वॉज यूज्ड फॉर पब्लिक वर्क. अब इनमें से कुछ पैसा जो था, कुछ रेवेन्यू जो था वो किस काम में इस्तेमाल किया जाता था, पब्लिक वर्क में, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रेस्ट हाउसेज एक्सेट्रा, सड़कें बनाने में और आराम घर बनवाने में यूज़ किया जाता था. और सम ऑफ इट वॉज यूज टू पे ऑफिशियल्स एंड सम पार्ट ऑफ इट वॉज यूज फॉर मेंटेनिंग द आर्मी. और कुछ हिस्सा जो था उसका वो ऑफिशियल्स को पे करने में जाता था और उसका कुछ पार्ट जो था वो आर्मी को मेंटेन करने में लग जाता था. मौर्यंस हैड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ फुट सोल्जर्स. और मौर्यंस के पास एक बड़ी आर्मी होती थी जिसमें कौन कौन होता था, फुट सोल्जर्स जिसे इन्फेंट्री कहते हैं, हॉर्समैन जो कि कैवेलरी होते हैं, चैरियट्स और एलिफेंट्स, ये सब होते थे बड़ी आर्मी में मौर्यंस के. द आर्मी वॉज लेड बाय द आर्मी कमांडर सेनापति. और जो आर्मी थी वो किसके द्वारा लीड की जाती थी, किसके द्वारा देख रेख होती थी उसकी, जो आर्मी के कमांडर होते थे जिन्हें सेनापति कहते हैं. इट हेल्प द मौर्यंस टू प्रोटेक्ट देयर लार्ज एम्पायर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और इस आर्मी ने मौर्यंस को हेल्प किया बचाने में उनके बड़े साम्राज्य को, और उनके कुछ नियम और कानून को मेंटेन रखने में आर्मी ने हेल्प किया. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किंग जो है वो
क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के बीच के होते हैं, ठीक है, बीच का हिस्सा होते हैं। द मिनिस्टेरियल काउंसिल्स पोजीशन डिपेंडेड ऑन द किंग, और जो मिनिस्टेरियल काउंसिल होती है उनकी जो जगह होती है वो किस पे डिपेंड करती है, राजा पे। हाउएवर ही वाज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट हिज मिनिस्टर्स, और उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने मिनिस्टर्स से कंसल्ट करें, राय लें किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। Example, in many Ashoka's edicts there are mentions of him consulting his ministers। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अशोका के कई एडिक्ट्स में मेंशन है कि वो कैसे अपने मिनिस्टर्स से कंसल्ट करते थे किसी डिसीजन को लेने से पहले। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द एम्पायर रिक्वायर्ड द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी एफिशिएंट। और जो साम्राज्य का साइज़ है उसे जो है इतना रेवेन्यू कलेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो एफिशिएंट हो, पूरा पड़ सके। दिस मेंट द एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू बी वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत होना चाहिए। द एम्पायर हैड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो साम्राज्य था उसके जो लेवल्स थे वो अलग अलग थे एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट है ना, जो शासन था उसके जो प्रबंध होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द एम्परर वॉज द मेन एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो एम्परर, जो सम्राट होता है, ठीक है, वो जो थे वो कौन थे, मेन एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय द मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स। और इनकी एम्परर की जो मदद होती थी एडमिनिस्ट्रेटर की, वो कौन करता था, रॉयल फैमिली मेम्बर्स और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, जो रॉयल फैमिली होती थी वो और जो कुछ ज़रूरी मिनिस्टर्स होते थे वो इनकी मदद करते थे। द पुरोहिता चीफ प्रीस्ट। पुरोहित जो होते थे वो क्या होते थे, मुख्य पुजारी होते थे। द सेनापति, द चीफ कलेक्टर एंड द ट्रेजरर वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द सेंटर। अब चीफ कलेक्टर, सेनापति और पुरोहित और ट्रेजरर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे यहाँ के, ठीक है, सेंटर के। तो ट्रेजरर कौन होते हैं, कोषाध्यक्ष, ठीक है, जिसे कहते हैं कोषाध्यक्ष। दे वर हाईली पेड, और इन लोगों को की जो सैलरी होती थी, जो उनको पेमेंट दी जाती थी वो ज़्यादा होती थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द मेट्रोपॉलिटन स्टेट ऑफ मगध। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसका जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल होता था मेट्रोपॉलिटन स्टेट पे। मेट्रोपॉलिटन जो राज्य होते थे, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो बड़े राज्य होते थे मगध के, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। पाटलिपुत्र वॉज इट्स कैपिटल, और पाटलिपुत्र जो थी वो उसकी राजधानी थी। There were also many departments which had a large staff of superintendents and subordinate officers, like the superintendents of gold and goldsmith, armory, agriculture, etc. अब उस टाइम पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जिनका जो स्टाफ था वो बहुत बड़ा था। किन किन लोगों का स्टाफ था, सुपरिटेंडेंट्स का, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, जैसे कि सुपरिटेंडेंट होते थे गोल्ड के या फिर गोल्ड स्मिथ के, ना, सोने के या जो सुनार होते थे उनके सुपरिटेंडेंट होते थे। सुपरिटेंडेंट किसे कहते हैं, जो मैनेजर होते हैं ना। आर्मरी के, एग्रीकल्चर के, एक्सेट्रा। आर्मरी क्या होती है, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट। ये वो जगह होती है जहाँ पे शस्त्र जो होते हैं, वेपन्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि, है ना, इन सब चीज़ों के सुपरिटेंडेंट्स होते थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते थे। दे वर लिंक टू द लोकल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो थे ये लोकल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए होते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। अब जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस मीन्स ग्रुप्स में, बाकी ग्रुप्स में डिवाइडेड था। सेंटर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर एट प्लेसेस, और जो सेंटर्स थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वो किन जगहों पे थे, तक्षशिला में, उज्जैन में और धौली में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोविंसेस वॉज प्लेस्ड अंडर अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली और अ प्रिंस। और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो मैनेजमेंट होता था इन प्रोविंसेस का, वो किसके अंडर में होता था, रॉयल फैमिली के मेंबर्स के अंडर में और या फिर प्रिंस के मेंबर में, ठीक है, प्रिंस के अंडर में, राजा के। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। अब अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ईच प्रोविंस, हर एक प्रोविंस जो था वो जिलों में डिवाइडेड था, डिस्ट्रिक्ट्स में। ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक गांव के समूह में डिवाइडेड था।
एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन इंडिविजुअल विलेज। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक इंडिविजुअल गांव होता था। द डिस्ट्रिक्ट्स वर यूजुअली गवर्न बाय सीनियर ऑफिशल्स। अब जो ज़िले होते थे वो ज़्यादातर यूजुअली किसके द्वारा गवर्न किए जाते थे, रूल किए जाते थे? जो सीनियर ऑफिशल्स होते थे, जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनके द्वारा। द ग्रुप ऑफ विलेजेस हैड अ टैक्स कलेक्टर एंड एन अकाउंटेंट। अब जो गांव का समूह होता था उनके वहाँ पे क्या होते थे? टैक्स कलेक्टर होते थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, और अकाउंटेंट होते थे जो कि लिखा पढ़ी का काम करते थे, हिसाब किताब का काम करते थे। द विलेज हेडमैन फ्रॉम ईच विलेज वॉज आंसरेबल टू द टैक्स कलेक्टर एंड द अकाउंटेंट। अब जो गाँव का मुखिया होता था वो हर गाँव का वो टैक्स कलेक्टर और अकाउंटेंट को जवाब देता था अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ स्पाई सिस्टम इन प्लेस। और उस जगह पे स्पाई सिस्टम भी था, मतलब जासूसी प्रणाली, जहाँ पे जासूसी होती है, जो भी जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक करने को कहते हैं स्पाई सिस्टम। एजेंट्स डिस्गाइज्ड एज मर्चेंट्स। मर्चेंट्स के व्यापारियों के रूप में कुछ एजेंट्स होते थे, एसेटिक्स, बेगर्स, वुमेन, है ना, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ये कुछ लोग होते थे जो क्या करते थे? जासूसी करते थे। ब्रॉड द एम्परर न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। ये क्या करते थे? जो सम्राट होता था, ठीक है, जो वहाँ के मुखिया होते थे किसी भी शासन के, उनकी जो भी जानकारी, न्यूज़ होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, उसको अलग अलग जगहों से लेके आते थे। पीपल यूजुअली हैड टू पे फाइन्स व्हेन पनिश्ड। और लोगों को ज़्यादातर क्या करना पड़ता था? फ़ाइन पे करना पड़ता था जब उनको कोई सज़ा मिलती थी। बट कैपिटल पनिशमेंट वॉज यूज्ड इन केसेस ऑफ वेरी सीरियस क्राइम। लेकिन जो मनी देने की, जो पैसे देने की पनिशमेंट होती थी वो तभी यूज़ की जाती थी जब बहुत ही सीरियस क्राइम किसी ने किया हो, मतलब कोई भी बहुत ख़तरनाक जुर्म किया हो, तभी उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलती थी। टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस, मतलब काम क्या करते थे उस टाइम पे लोग। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर जो था वो प्रमुख काम था लोगों का वहाँ के। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी एंड सम पीपल वर्कड एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और कुछ लोग जो थे वो आर्मी में काम करने लगे और कुछ लोग जो थे वो सरकारी काम करने लगे। देयर वर ऑल्सो मैनी अदर ऑक्यूपेशंस। और इसके अलावा भी कुछ काम थे जो लोग करते थे, जैसे कि फार्मिंग, हर्डिंग, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट्स, है ना, खेती किसानी का काम और पशुपालन का काम, व्यापार का काम, ना, क्राफ्ट्स का काम, ये सारा काम जो था इसके अलावा भी लोग करते थे। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश्ड। और अंदरी और बाहरी दोनों तरह का जो व्यापार था वो स्प्रेड हो गया। पाटलिपुत्र, टक्सिला, उज्जैन एंड ब्रोच वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। और पाटलिपुत्र, टक्सिला, उज्जैन और ब्रोच ये जो थे ये कुछ मुख्य व्यापारी स्थल थे जहाँ पे व्यापार होता था। ट्रेड वॉज कैरीड आउट विद मैनी कंट्रीज। और जो व्यापार था वो कई देशों के साथ भी हुआ, जैसे कि श्रीलंका, रोम एंड इजिप्ट। नेक्स्ट इज मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम मौर्यन कला और जो बिल्डिंग बनाने की उनकी डिज़ाइन होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड देयर वॉज अ लॉट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी। अब मौर्यन टाइम पीरियड में बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र इज़ द ओनली सिटी टू शो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। पाटलिपुत्र जो थी वो इकलौती सिटी थी जहाँ पे हमें मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर देखने को मिलता था, डिज़ाइन देखने को मिलती थी। Ashoka set up many stupas, viharas, rock and pillar edicts in and around his empire. अशोका ने कई स्तूपास, विहारास, रॉक और पिलर एडिक्ट्स को सेटअप किया अपने साम्राज्य के अंदर और आसपास। स्तूपास और विहारास क्या थे? जो उन्होंने रहने की जगह बनवाई थी मॉन्क्स के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे उनके लिए, और जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे उनके लिए उन्होंने ये जगह बनवाई थी। रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, जो कि पत्थरों पे और पिलर्स पे लिखावट होती थी उनके टाइम पीरियड की, अशोका के जो ऑर्डर्स थे उनकी जो लिखावट थी, है ना, ये सब जो थी उनके एम्पायर में उन्होंने सेटअप किए। द टॉल एंड हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टॉल, लंबे
और हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर जो है, मोनोलिथिक मतलब अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ, मतलब एक सिंगल टुकड़ा पत्थर का जो कि खुद से खड़ा रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, मोनोलिथिक पिलर जो था अशोका का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। द मोस्ट फेमस अशोकन पिलर इज एट सारनाथ, और जो सबसे फेमस अशोका पिलर है वो कहाँ पे है, सारनाथ में। दिस इज द लायन कैपिटल, और ये क्या है, लॉयन कैपिटल है। लॉयन कैपिटल मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ अ पिलर, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जो खंबा होता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे लॉयन कैपिटल कहा गया। विच डिपिक्ट्स 4 लॉयंस सीटेड बैक टू बैक एंड फेसिंग ऑल 4 डायरेक्शंस, जो बताता है कि जो लॉयंस हैं वो क्या हैं, खंबे पे ऊपर टॉप पे बैठे हैं, एक के बाद एक, और चारों डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बिलो देम इज डिपिक्टेड द चक्रा, और उनके नीचे क्या है, चक्र है, व्हील है, जिसे कहा जाता है अशोका चक्र, और द व्हील ऑफ धर्म, जिसे कहते हैं अशोका चक्र या फिर व्हील ऑफ धर्म। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे नेशनल फ्लैग में भी हमें देखने को मिलता है चक्र, सो दैट इज द अशोका चक्र। The Ashoka Chakra is found on the Indian flag and the Sarnath lion symbol is the national emblem of India। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि अशोका चक्र जो है वो हमें अपने इंडियन फ्लैग में देखने को मिलता है, और सारनाथ लाइन जो है वो क्या है, सारनाथ लाइन का जो सिंबल है वो क्या है, नेशनल एम्ब्लम है हमारे इंडिया का। The abacus is quite wonderfully carved and various animals such as elephant, bull, lion and horse are depicted on it। अब जो abacus है इस एम्ब्लेम का, उसमें क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो कार्व्ड हैं, बने हुए हैं, जैसे कि एलिफेंट बना है, बुल बना है, लॉयन बना है, हॉर्स बना है ना, एज यू कैन सी द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया ना, दिस इज abacus and various animals are depicted here। Which animals? Elephant, bull, lion and horse। The Ashokan pillars can be divided into 2 parts। अब जो अशोकन पिलर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द shaft और द लोअर पार्ट। पहला जो है वो क्या है, shaft या फिर लोअर पार्ट, नीचा हिस्सा, द कैपिटल और द टॉप पार्ट ऑफ द पिलर, और दूसरा जो है वो क्या है, कैपिटल या फिर ऊपरी हिस्सा पिलर का। द कैपिटल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है द एनिमल स्कल्पचर ऑन टॉप, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर एनिमल का स्कल्पचर बना है, द एबैकस, और बीच में एबैकस एंड एन इन्वर्टेड लोटस बिलो इट, और यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस बना है नीचे। टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। मौर्यन एम्पायर कैसे फॉल हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अशोका डाइड इन 232 BC। अशोका जो थे वो 232 BC में इनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, और इनके मरने के बाद जो इनका एम्पायर था, साम्राज्य था, वो क्या हुआ, बिखर गया। He was succeeded by weak and inefficient rulers who were unable to control the vast empire। और इनके बाद जो इनके साम्राज्य को जिन रूलर्स ने संभाला वो कमज़ोर थे, इनएफिशिएंट थे, जो कि इनका जो बड़ा एम्पायर था, साम्राज्य था, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए। द एडमिनिस्ट्रेशन डेटेरियोरेटेड एंड एज अ रिजल्ट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके शासन के जो प्रबंध थे वो क्या हुए, बिगड़ गए, और परिणाम क्या हुआ, थिंग्स लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि चीज़ें जो थीं, व्यापार, कॉमर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को कलेक्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी वर अफेक्टेड, ये सारी चीज़ों पे असर पड़ा। मैनी ऑफ द प्रोविंशियल रूलर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन एम्पायर, और बहुत सारे प्रोविंशियल रूलर्स जो थे वो बिखर गए मेन एम्पायर से। इन 185 BCE द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यास, और 185 BCE में जो आखिरी रूलर थे मौर्यास के, जिनका नाम था बृहद्रथ, वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र संघ। ये जो थे पुष्यमित्र संघ के द्वारा मार दिए गए थे बृहद्रथ, जो कि आखिरी मौर्यन रूलर थे। हु फाउंडेड द संगा डायनेस्टी, और पुष्यमित्र संघ ने संगा डायनेस्टी स्थापित की। अलॉन्ग विद द संगास, और संगास के साथ साथ अदर डायनेस्टीज एमर्ज्ड, और भी डायनेस्टीज जो थीं वो उभरी। ड्यूरिंग दिस टाइम इन इंडिया, और इस टाइम इंडिया में, जैसे कि सतवानाज, ठीक है, सतवानाज जो थी वो दूसरी डायनेस्टी थी जो कि उस टाइम इंडिया में एमर्ज्ड हुई।
Students, we have finished this chapter here. Tomorrow we will start doing exercises and map work. Thank you.